नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पराज सिंह राणा शख्सियत के सुलगते सवाल में फिर से हाजिर हुआ हूं। आज की शख्सियत है धीरज पाटीदार जी, पिछला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और इसके पहले भी विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। तो आपसे मैं मुलाकात कराना चाहूंगा धीरज पाटीदार साहब से। इससे पहले मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि वे अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत इन्होंने कैसे की और अब कहाँ पे हैं। नमस्कार आदरणीय राणा जी और डिक्सिना हमारा जो नेटवर्क है आज यहाँ आने का मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। राजनीतिक रूप से मैं सामान्य किसान परिवार का बेटा हूँ और गांव में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके पश्चात मैं जब शहर में शिक्षा के लिए आया और उसके पश्चात मैं सबसे ज़्यादा राजनीति में यदि किसी से शुरुआत में प्रभावित हुआ तो आदरणीय स्वर्गीय नानालाल जी पाटीदार यहाँ पर विधायक हुआ करते थे सीतामऊ के। उनका लगातार स्नेह मेरे ऊपर रहता था। उनका जब मैंने मेरा व्यवसाय प्रारंभ किया मोटर रिवाइंडिंग का, जब मेरा शॉप था तो उनका वहाँ लगातार आना जाना, चूंकि वहाँ पर पंचायतों के कई सरपंच, कई जनपद सदस्य, कोई जिला पंचायत सदस्य, उन सबका, क्योंकि उस समय एक बहुत भयंकर काल था जिसमें सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए लोग, पंचायतें लगातार संघर्ष करती थी और वो पंप मेरे यहाँ रिपेयरिंग के लिए आते थे तो सबका वहाँ बैठना होता था। और उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़ा और मेरे जो प्रेरणा स्रोत रहे वो स्वर्गीय नानालाल जी पाटीदार विधायक रहे। अब पार्टी में किन किन पदों पर रहे हैं? मुझे उस दौर में, मैं चूंकि युवा व्यवसाय भी था और मैंने मेरा व्यापार जब प्रारंभ किया तो मेरा जो संपर्क था पूरे जिले में सभी जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद के कारण, क्योंकि व्यापार के कारण भी जुड़ाव था, सामाजिक दृष्टि से भी मेरा उनसे जुड़ाव था और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी नजदीक आने का अवसर मिला। और उस समय, उस काल में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष के रूप में नानालाल जी अटोलिया जिला अध्यक्ष बने और उनकी टीम में मैं सबसे पहले जिला कोषाध्यक्ष के रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की शुरुआत करी। अभी वर्तमान में आप किस पोस्ट पे? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर में हमारे 7 मोर्चे होते हैं, उसमें से एक प्रमुख मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग, जिसकी बड़ी आबादी पूरे प्रदेश में और देश में है, उसके बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए काम करने के लिए मुझे प्रदेश मंत्री का दायित्व ओबीसी मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी ने दे रखा और उसका निर्वहन मैं कर रहा हूँ। तो मित्रों, ये तो इनका परिचय आपके सामने हुआ। अब मैं इनसे सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। धीरज जी, आपके आए दिन कुछ न कुछ बयान होते हैं जो हमेशा चर्चा के विषय बनते हैं, खासतौर राजनीतिक क्षेत्र में। तो आप बेबाक बयानी के लिए, बयान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये बयान आप पे उल्टे साबित नहीं हो जाते हैं? आदरणीय राणा जी, जो कि मैंने मेरे परिचय में कहा कि मैं एक बहुत सामान्य किसान परिवार का व्यक्ति हूँ और मेरा सीधा संपर्क जो है वो जनता से, चाहे वो व्यापारिक वर्ग के लोग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो सामाजिक लोग हो, और जिन परेशानियों को मैं महसूस करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं अपनी उपयुक्त स्थान पर उस बात को कहने की कोशिश भी करूँ। और बहुत बार ऐसी बातें होती है जो संवाद के तौर पर किसी को कहने के लिए या किसी को समझाने के लिए उस बात को मैं मेरे अपने स्वरूप में रखता हूँ। उसका मतलब कभी कभी मिस इम्प्लीमेंट करके लोग अपने तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण दे देते हैं। वो एक, ये कह सकते हैं कि ये उनका कहीं ना कहीं उन लोगों का प्रस्तुतिकरण गलत होता है। मैं तो हमेशा इस दिशा में अपनी बात को रखता हूँ जिसमें अच्छे से डेवलपमेंट हो, अच्छे से योजनाओं का क्रियान्वयन हो, अच्छे से सामाजिक सौहार्द बना रहे, अच्छे से हमारी बात जनता तक पहुंचे और योजनाओं का लाभ सीधा सीधा जनता को मिले। यदि उसमें कहीं रुकावट पैदा होती है तो कहने का अधिकार तो लोकतंत्र में सबको है और मैं भी लोकतंत्र में एक नागरिक हूँ, नागरिक के रूप में अपनी बात को कहता हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी में एक पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते हैं, इसीलिए इसी की आपकी पहचान भी है। पर कई बार ऐसा हुआ है चुनाव में, आप ये आरोप लगे हैं कि आपने पिछड़े वर्ग के तगड़े उम्मीदवारों को भी पराजित कराने के लिए परोक्ष रूप से मदद की। देखिए आदरणीय राणा जी, आप भी जानते हैं और मुझे लगता है जो मुझे पहचानते हैं उन सबको मेरे स्वभाव से बहुत भलीभांति परिचय है। भारतीय जनता पार्टी विचार के लिए काम करने वाले हम सब लोग हैं और विचार में
कहीं न कहीं हर वर्ग तक, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उस नारे को लेकर जब हमको अलग-अलग हमारे मोर्चों को अलग-अलग काम दे रखा है, युवा मोर्चा युवाओं में जाके काम करता है, किसान मोर्चा किसानों में जाके काम करता है। चूँकि मुझे पिछड़ा वर्ग का काम दिया है, तो मैं उसमें प्रयास करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी योजनाएँ पिछड़ा वर्ग के लिए बनाई, जितने उनके कल्याण के लिए जितने काम किए, या फिर कोई वर्ग ऐसा है जो हमारे इस विकास की पूरी जो दौर अभी है, इसमें कहीं पीछे रह गया है, या कहीं राजनीतिक रूप से, क्योंकि जब मोर्चा बनाया तो उसके पीछे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अमित शाह जी थे, और उनकी जो उस समय का बयान था जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक बैठक में सुना था, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया था कि भाई हम चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से समृद्धता जो है हर वर्ग की आए, और पिछड़ा वर्ग में भी हर जाति में एक नेता पार्टी के पास होना चाहिए, और उसका राजनीतिक रूप से उसको आपको निखारना है, उसका सहयोग करना है। रही आरोप प्रत्यारोप का विषय, आरोप प्रत्यारोप में तो मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ये महसूस करते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो केवल उनकी हाँ में हाँ मिलाए, कहीं न कहीं वो हर गलत उस पहलू पर भी सहमति दर्ज कराए। वो कहीं न कहीं मेरा अपना स्वाभिमान उसके लिए मुझे गवा नहीं देता है। बहुत बार कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो विचार है, उससे यदि वो भटक रहे हैं, तो मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती है कार्यकर्ता के रूप में कि हम उन नेताओं को भी टोकने का प्रयास करें, उनको भी इस बात समझाने की कोशिश करें कि हमारा विचार जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से मजबूत करेगा। यदि हम कहीं चूक रहे हैं, तो उसको ठीक करने का प्रयास भाई यंत्र का एक पहलू है पूरा। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए या अपने व्यापार को चमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, खासतौर नेताओं के साथ। जो नेता आपका सपोर्ट नहीं करता आप उनको छोड़ देते हैं, ये एक बड़ा आरोप है आप। भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत स्पष्ट विचार है, व्यक्ति का यहाँ कोई महत्व होता नहीं है। हम किसी नेता के लिए कभी काम करते नहीं हैं। हम शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए काम करते हैं। जब भी हमारी पार्टी जिसको अवसर देती है, उनके साथ हम पूरी तन्मयता से खड़े रहते हैं। चाहे जितने भी चुनाव हैं अभी तक के, विधानसभाओं के चुनाव में आप मेरी भूमिका देखेंगे तो मैं कई चुनाव में प्रभारी रहा, और उन चुनावों में 100% काम मैंने मेरे और जितनी मेरी क्षमता थी, कार्यकर्ताओं से जितना मेरा मेल मिलाप था, अन्य सामाजिक दृष्टि से मेरी जितनी स्वीकार्यता है, उन सब लोगों को लाकर भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे खड़ा करने का काम किया, और उसका परिणाम भी कई बार आपने हमने सबने देखा है। अब किसी विषय को रूपांतरित कर दिया जाए तो उसका समाधान तो मेरे पास नहीं है। आप गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं। गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में ये समझना होगा कि ये किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। व्यक्ति का यहाँ महत्व ही नहीं है, और हो ही नहीं सकती, मैं इस बात की गारंटी ले तो सकता हूं। फिर पहले तो आप किसी अन्य जनप्रतिनिधि के बहुत निकट जाने जाते थे, आपकी पहचान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बोलते थे कि इस जनप्रतिनिधि के अति निकट हैं। अब आप जब उनसे आपका स्वार्थ खत्म हो गया तो आपने एक बड़े जनप्रतिनिधि को उधर पाला पलट लिया, अब उनके साथ आप जाने लग गए, अब उन्हीं के साथ अपनी निकटता दिखाई देती है। ये किस बात का जरूरत है? एक तरफ तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति का महत्व नहीं है, दूसरी तरफ ये है कि आप उन नेताओं के संपर्क में अति निकट हो जाते हैं। राणा जी, अलग-अलग भूमिकाओं में व्यक्ति को अलग-अलग अवसर पर जिस दायित्व पे जब व्यक्ति जहाँ होता है, उसके कार्यक्षेत्र भी वो होता है। जब कार्यक्षेत्र बदलता है, तो हमको अपनी भूमिका भी बदलनी पड़ती है। अन्य जगह जब हम, मान लो मुझे विधानसभा का यदि कहीं प्रभारी बनाया गया, विधानसभा का यदि मुझे कोई काम दिया गया, या कोई किसी जिला पंचायत का काम दिया गया, तो मैं वहाँ के नेताओं के साथ काम करना मुझे रहेगा। विधानसभा का प्रभारी बनाया गया तो मैं विधानसभा के नेताओं के साथ काम करूंगा। यदि मुझे कोई लोकसभा का दायित्व दे दिया पार्टी ने, तो मुझे लोकसभा के नेताओं के साथ काम करना पड़ेगा। हमको तो प्रदेश में भी, मैं ओबीसी मोर्चे का इंदौर संभाग का प्रभारी हूँ, तो मुझे लगातार उस संभाग में भी, जिलों में जाकर वहां बैठ के करना, वहां मंडल तक काम करना, वहां के नेताओं के साथ भी समन्वय करके काम करना, ये तो हमारी पार्टी की एक खूबसूरत परिकल्पना है, जिसको हम सब लोग उसमें ढलकर उसको पूरा करते हैं। उसके साथ काम करने का प्रयास, नेताओं से जोड़ना, तोड़ना, उनके साथ दिखाना, ये तो एक किसी अन्य लोगों के अपने निजी उनके पहलू हो सकते हैं। मैं किसी प्रकार से इस बात को स्वीकार नहीं करता। मेरी न किसी से कोई नाराजगी रही, न किसी से कोई दूरी रही। निकटता तो सभी नेताओं से आज भी है। हमारे जो वरिष्ठ नेता उनसे मार्गदर्शन लेते हैं और काम करते हैं हम। अगर ऐसा है तो केवल एक ही नेता के साथ में क्यों? आप एक ऐसे लंबे, आपके तो जब बहुत जनप्रतिनिधि हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, एक पूर्व विधायक भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कैलाश चावला जी हैं, लेकिन आपकी निकटता तो केवल एक और एक नेत्र। राणा जी, मुझे लगता है कि
आपने इसको पूरी तरह से पूरे अपने नजरिए को एक जगह केंद्रित कर दिया है। मेरा नहीं, मेरा नहीं है, मेरा कोई नजरिया नहीं है। पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बाजार से, ये जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या जो आम मानस में जो जो बातें आ रही है, मैं उन्हीं को आपको रेखांकित कर रहा हूं। मेरा उसमें व्यक्तिगत कुछ भी 1% भी मेरा उसमें कोई विचार नहीं है। आदरणीय राणा जी, मैं बिल्कुल आपकी वो आप तक केंद्रित नहीं रखे। जहां से भी ये विषय आपके पास आया, उनकी जो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है या उन्होंने जो देखने का प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं एक बिंदु को केंद्रित रखकर देखने का प्रयास किया। आदरणीय कैलाश चावला जी हमारे पार्टी के वटवृक्ष हैं। वो जब भी हमको मिलते हैं आशीर्वाद देते हैं, उनसे कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हमको सीखने को भी मिलती है। आदरणीय हमारे बंसीलाल जी गुर्जर किसान नेता है, राष्ट्रीय स्तर पर राज्यसभा के सांसद हैं। वो लंबे समय से, हम जब से युवा मोर्चा में काम कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। लगातार हमको वो कहीं ना कहीं उनके जीवन के किए हुए कामों को हम देखते हैं। नगर पालिका में चूंकि मेरी धर्मपत्नी पार्षद भी है, तो हम पार्षद होने के नाते जनता की आवाज उठाना एक अलग विषय है, लेकिन लगातार उनके साथ उनको मजबूती देने का काम, नगर पालिका को अच्छे स्वरूप में लाने का काम हम कर रहे हैं। मुझे लगता है पूर्व विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया, उनके तो सबसे ज्यादा नजदीक रहने का मुझे लंबे समय तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जब काम किया, पिछड़ा मोर्चा में जब जिले में काम किया, और उनके साथ लंबे समय तक लगातार पूरे विधानसभा में, जिले में काम करने का अवसर मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और आज भी जब भी वो हमको मिलते हैं, जब भी हम किसी विषय को लेकर पार्टी कार्यक्रम में बैठते हैं, तो आज भी उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। तो ये तो सब केवल और केवल अन्य लोगों के द्वारा फैलाई हुई एक अपवाद स्वरूप बातें हैं, जिनका कोई जमीन पे, धरातल पे, जिनका कोई मतलब नहीं है। आप पे एक बड़ा आरोप है कि आप नगर पालिका को चलने नहीं देते, नगर पालिका के विकास में बाधा बनते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच में सामंजस्य समन्वय की स्थिति बनने अगर बनती है तो उसको बिगाड़ने का काम करते हैं, एक अवरोध पैदा करते हैं और बेवजह उनके बीच में झगड़ा कराते हैं। ऐसे लंबे थोड़े आप पे आरोप लगते हैं। आदरणीय राणा जी, नगर पालिका हमारी अपनी नगर पालिका है, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है। हम सब उसमें सामूहिक रूप से एक जवाबदारी लेके, जवाबदार, चूंकि जब मेरी धर्मपत्नी उसमें पार्षद है, तो वो स्वयं मुझे इस बात की खुशी भी और ये बात कहने में भी मेरे को बड़ा सुकून महसूस होता है कि वो पूर्ण तरह अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है और हर एक विकास के काम में भागीदार बनती है। नगर पालिका एक हमारी एक ऐसी छोटी लोकल बॉडी, एक ऐसी परिषद है, एक ऐसी जहां पर जनता की कई सारी बयानगी, कई सारे जनता के नए नए विषय आते हैं। तो उसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी बात रखने के लिए सब लोग अपनी बात रखते हैं। रही सभी पार्षदों की बात, तो उसमें मैं कहीं गलतफहमी में नहीं हूं, और कोई अन्य लोग भी आरोप लगाते तो समझ ले इस बात को। हम सब भारतीय जनता पार्टी से बंधे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ काम करते हैं। हमारा नेतृत्व तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष करता है, हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि करते हैं, और वो जो हमको मार्गदर्शन देते हैं उसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। ये सब बेबुनियाद आरोप हैं, केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए बहुत सारे लोग इस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगाकर अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं उनको भी ये बात कहना चाहता हूँ, इसमें अपनी एनर्जी लगाने की बजाय पॉजिटिव वे में वो भी सहयोगी की भूमिका निभाए और सब मिलकर ये नगर की सरकार है, इस नगर की सरकार को ताकत देने का काम करें। आप पे एक बड़ा आरोप है कि आपने सत्ता में रहते हुए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए कई विभागों में अपना प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए और कुछ ऐसे कामों को हवा दी जो कि नियम अनुसार नहीं थे, और उससे आपने कुछ संपत्ति करने का प्रयास किया, बढ़ाने का प्रयास किया। राणा जी, मैं सबसे पहले तो आपको इस प्रश्न के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सोच ही रहा था कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है जनता के बीच मुझे भी करना रहती है, बहुत बार मैं सोचता हूँ, अंदर ही अंदर महसूस करता हूँ कि इस विषय को मैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर पाऊँ। मैं मेरी थोड़ी सी जानकारी मेरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। व्यापारिक जगत में मैं सबसे पहले, जब मैं व्यापार में बहुत छोटी उम्र में मैंने मेरा व्यापार प्रारंभ किया था, तो एक सामान्य किसान परिवार का व्यक्ति होने के कारण किसानों से संपर्क भी मेरा था। एक मोटर रिवाइंड की दुकान मैंने सबसे पहले प्रारंभ करी थी। वहां से मेरे व्यवसाय का एक तरह से आप कहेंगे कि मेरा जन्म हुआ। लेकिन लगातार जनता के बीच में, किसानों के बीच में एक विश्वास कमाने का काम वहीं से प्रारंभ हुआ, और धन कमाने का। और विश्वास के साथ साथ ये बात तय है कि आपको व्यापार का जितना बड़ा स्वरूप आप देंगे, आज जितना उसको आप, जितनी रिस्क फैक्टर को आप लेकर काम करेंगे, उतना व्यापार में आपको लाभ भी होगा।
आपकी विश्वसनीयता जितनी बाजार में होगी उतना लाभ आपको धन के साथ मिलने वाला है। और उसी में जब हमने किसानों के बीच काम किया तो बहुत सारी कंपनियों ने हम पे भरोसा किया, बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियों की एजेंसी हमने ली। एजेंसी लेने के बाद उनका व्यापार किसानों के बीच बढ़ाते गए, तो निश्चित रूप से जब व्यापार बढ़ा तो मुनाफा भी हमको मिला। लेकिन मैंने कभी भी, मैं एक बहुत बड़ी बात आपके बीच कहने जा रहा हूँ, मैं 100% सरकार का जो सिस्टम बना हुआ है उसको क्रॉस कर टैक्स के मामले में देख लो, सरकार के व्यापार के सारे आप इनकम टैक्स से लगा के जितने भी जो चीजें उनको सबको फॉलो करते हुए मैंने व्यापार में कोई माफिया या अवैध या फिर किसी प्रकार की, इस प्रकार की किसी भी व्यक्ति के साथ मेरे संपर्क या उन प्रकार के कामों में, ये तो एक धारणा ऐसी बना ली जाती है कुछ लोगों के अपने निजी हितों को प्राप्त करने के लिए, हम लोगों जैसे लोगों पर आरोप लगाकर वो अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन आज मैंने उसके बाद चाहे वेयर हाउसिंग का व्यापार हो, चाहे माइनिंग सेक्टर का व्यापार हो, चाहे जिन जिन सेक्टर में भी गया, तो मेरा ये मानना है मेरा 100% व्यापार बैंक के आधारित रहा, लोन के आधारित रहा। आप भी जानते हैं कि किसी भी बैंक के साथ आप यदि व्यापार करोगे या बैंक से लोन लेके काम करोगे तो बैंक आपके व्यापार को पूरी तरीके से पूरी फाइल को, आपके पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को चेक करने के बाद आपको लोन देती है। और उस लोन के आधार पर आपकी यदि विश्वसनीयता, आपकी गुडविल है, आपने ठीक तरीके से ईमानदाराना अपना प्रयास किया तो सफलता 100% मिलती है। अब यदि मुझे व्यापार में सफलता मिली है, मैंने मेरी ईमानदारी के कारण लोगों का विश्वास जीता है, और इसको यदि आप दूसरा रूप देना चाहते हैं, दूसरा रंग देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों की मानसिक कमजोरी है। ये वो अपने आप में कहीं न कहीं यदि किसी चीज में आप, यदि कोई 2 लोग यदि आपस में खेल में भागीदार हुए और यदि वो खेल नहीं पाए, वो हार गए, तो वो यही करते हैं कि उसको दूसरे की उसमें कमियां निकालने का काम करते हैं, और वही लोग करते हैं। लोगों का तो यही आरोप है कि आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो आपने 20 साल में मल्टीप्लाई प्रोग्रेस की। राणा जी, मैं तो ये सबको कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से एक बहुत अच्छा आपने विषय में नए यूथ जनरेशन को ये बताना चाहता हूँ कि भी पॉजिटिविटी के साथ यदि आप विश्वसनीयता, यदि आप गुडविल यदि आप बाजार में कमाएंगे, तो आप कोई भी काम नया लेके आएंगे तो लोग आपसे 100 गुना जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप यदि आपके, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं यदि मेरे किसी ट्रेडिंग की दुकान पर बैठकर किसी कंपनी की एजेंसी लेता हूं और मेरे को पहले दिन ही उसमें यदि जैसे मान लो 1 मिनट के लिए मैंने जॉन डियर कंपनी का ट्रैक्टर का शोरूम डाला, तो अन्य ट्रैक्टर कंपनी वाले 50 ट्रैक्टर 60 ट्रैक्टर बेच पाते थे, लेकिन हमारी गुडविल के कारण हम पहले साल ही 400 ट्रैक्टर के आसपास हमने सेल किए। तो ये लोगों का विश्वास है। व्यापार में आपको अपना एक विश्वसनीयता कायम करनी पड़ेगी, और जादू की छड़ी की आवश्यकता नहीं है। आप ईमानदार तरीके से आपके व्यापार में ईमानदारी से आपका जो ग्राहक है, आपके यहाँ जो व्यक्ति पेड़ी चढ़ रहा है, वो 100% आपके यहाँ से संतुष्ट होकर जाएगा, तो 50 लोगों को और आपके यहाँ भेजेगा। और यही एक जादू की छड़ी है जिसके माध्यम से आप व्यापार में सक्सेस हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। शहर के मास्टर प्लान अभी काफी चर्चित है, बहुत सी बातें हो रही है, बहुत सी अच्छी बातें हो रही है, बहुत सी बुरी बातें हो रही है, बहुत सी विसंगतियां वहां आ जा रही है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक जागरूक और वरिष्ठ नेता हैं, तो इस नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मास्टर प्लान में क्या आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, तो क्या कमियां हैं। आदरणीय राणा जी, मास्टर प्लान निश्चित रूप से हमारे शहर के लिए, हमारा शहर का भविष्य, मंदसौर का आने वाले समय का एक भविष्य निर्धारित करने वाला प्लान है। और उस प्लान को लेके हर एक आम व्यक्ति के मन में भी इस बात का एक कहीं न कहीं एहसास रहता है, या उसके मन में एक भाव रहता है कि मेरा शहर कैसा होगा, मेरे शहर में आने वाले समय में क्या-क्या चीजें जुड़ने वाली है, क्या-क्या चीजें उसमें नई होने वाली है, और किस तरीके से शहर की वर्तमान व्यवस्था उससे प्रभावित होने वाली है। तो हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि एक प्रक्रिया है, नियम के अनुरूप ये प्रक्रिया होती है। भाई भोपाल से इसका पूरा प्रस्ताव काका हमारे यहाँ से बन के वहां गया, वहां से प्रस्तावित होके यहाँ पे आया, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमको, जनता को, सबको लगा कि इनका शुद्धिकरण होना चाहिए। तो उन विषयों को लेकर भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने चिंता करी। आपने देखा होगा कलेक्टर भवन से लगाकर जहां भी जब भी बैठक हुई, आपत्ति भी उन विषयों को लेकर दर्ज कराई गई, और जिन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है उनका शुद्धिकरण करने का काम पूरी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है, और पूरा हमारा प्रशासन भी उसको लेकर बहुत गंभीर है। उन सब बातों की आपने देखा होगा, लगातार अभी माननीय कलेक्टर ने और उन्होंने सुनवाई के लिए सबको बुलाया, उन सब पक्षों को सुना है। अब उसको किस तरीके से अधिक रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे उस मास्टर प्लान को यदि कोई कमियां है तो उनको दूर की जा सकती है, और फाइनल ड्राफ्ट जब आएगा तो आप निश्चित मानना
इस शहर में हमने जो परिकल्पना करी है उसके अनुरूप वो मास्टर प्लान हमारे पास आएगा और उसी को स्वीकृति मिलेगी और उसी के अनुरूप मंदसौर शहर विकसित आपने लागू पता किया 9 जाएगा। पेज का एक पत्र सांसद जी ने कलेक्टर को भेजा था। उन 9 पेज के इस पत्र में सुलगते सवाल ये थे कि भैया आपने जो ड्राफ्ट बनाया वो ड्राफ्ट को प्राइमरी तौर पे ना सरपंचों से पूछा, न जनप्रतिनिधि से पूछा, जबकि ये तो पहला दायित्व होना चाहिए था। वही रहते हैं, वही शहर के विकास में रहते हैं, वही जब घर घर जाते हैं, वही गांव गांव जाते हैं, तो वो सहज में मालूम है कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा हो सकता है। तो नियम पे अच्छा, इसके लिए ये पूछा जाना नहीं, ये तो नियम में आता है कि कोई भी ड्राफ्ट बनाते हैं तो संबंधित विषय और संबंधित लोगों से मिला जाए और एक संतुलित ड्राफ्ट बनाया जाए और उसके बाद से बहस। अब क्या हो, पूरा ड्राफ्ट सामने रख दिया, अब आपको नेताओं को मशक्कत करना पड़ रही, तो इसका ये माना जाए कि आपके जनप्रतिनिधि अब उतने मजबूत नहीं रहे, इतने भारी नहीं है और वो कलेक्टर और इनसे बहुत हल्के पड़ रहे हैं। आदरणीय राणा जी, इस शहर और इस जिले ने इस पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने वाले नेता दिए हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो पूरे भले लोकसभा में हमारे भले राज्यसभा सांसद आदरणीय बंसीलाल जी हो या राज्यसभा में या फिर लोकसभा में सुधीर गुप्ता जी हो, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी जी हो, पूर्व विधायक हमारे यशपाल सिंह जी हो, प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना भी जानते हैं अपने विषय को। लेकिन हमारी एक मर्यादाएं होती जनप्रतिनिधियों की, कौन से काम में कब हस्तक्षेप करना। हमारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के जैसे वो कल्चर के लोग नहीं हैं जो हर बात में जूता निकालकर अधिकारियों के साथ एक बहुत मिसबिहेव करते हुए एक पूरा ऐसा डर का भय का वातावरण बनाकर और शासन करने का काम करते थे। हमारे लोग पूरे सिस्टम को, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक दर्जे से जहां जिनकी जो जिम्मेदारी है उसको पूर्ण करने का काम करते हैं। जब उनसे संवाद किया गया, जब उनसे पूछा गया, तब उन्होंने जो कमियां थी वो वहां पर लिखित रूप में संवैधानिक तरीके से उनको प्रस्तुत करने का काम किया। और आप ये निश्चित रूप से मानना, ये भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार है, यहाँ कोई भी गलतफहमी में नहीं रहे कि उसकी मर्जी से या उसके कोई निजी स्वार्थ के कारण कोई भी चीज लागू हो जाएगी। जब भी लागू होगी तो 100% शुद्ध होके सारी भावनाएं शहर हित में कितना अच्छा हो सकता है वो करने के पश्चात ही होगी। बाकी सब बातें बेबुनियाद है। हमारे नेता और हमारा नेतृत्व आज के दिनांक में सबसे मजबूत नेतृत्व है। उस कारण आप चुनाव दर चुनाव देख रहे होंगे, लगातार वोट का अंतर बढ़ता जा रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि बड़े स्तर पर चुनाव जीतते जा रहे हैं। अगर ये सब सही है तो फिर बाजार में इतनी चर्चा गर्म क्यों है कि आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को तवज्जो नहीं देते हैं, वे अपने जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं देते हैं। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है, चौराहे चौराहे पे कह रहा है कि भैया ये जो जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो इनको सहयोग नहीं करते हैं, इनको सीधी बात नहीं करना चाहते हैं। आदरणीय राणा जी, बहुत जब प्रशासन और सरकार बहुत वृहद पैमाने पर जब काम करती है तो आप भी जानते हैं कि आज विकास के कई आयामों पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार और हमारी नगर सरकार लगातार काम कर रही है। इसके कारण जन भावनाओं में भी अपेक्षाओं का एक बहुत बड़ा उभार है। जनता भी बहुत सारे कामों को एक साथ चाहती है, तो कभी कभी उन बातों को लेकर, चूंकि जनप्रतिनिधि के रूप में यदि हमारा पार्षद भी है, यदि हमारा पूर्व पार्षद भी है, हमारा कोई मंडल का पदाधिकारी भी है, तो वो भी चाहता है कि ये काम प्राथमिकता के आधार पर हो और इन बातों को लेकर कहीं न कहीं कभी कभी ये छोटा बड़ा मतभेद अधिकारी कर्मचारियों के बीच में पैदा हो जाता है। या फिर हम ये भी कहें कि बहुत सारे सुधार हम एक साथ कराना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक नियमों की एक पाबंदी होती है, नियमों की एक प्रक्रिया होती है जिसको पूर्ण करके करने का कोशिश किया जाता है। तो उन सब बातों को लेकर कभी कभी आपस में एक मतभेद जैसी स्थिति बनती है, लेकिन उसमें भी हमारे सारे जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका निभाते हुए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेश दीक्षित जी बहुत अच्छे से संगठन को आज संचालित कर रहे हैं। उन सबको समझाइश देते हुए और पुनः उन सब चीजों को उनके मन के अनुरूप अधिकारी कर्मचारियों के साथ तालमेल बिठा के कराने का काम करते हैं, जिसका आपको बड़ा स्वरूप आज जिले में विकास के कई करोड़ों की योजनाएं देखने को मिल रही है। वाह, तो मैं आपके विकास की भी बात कर लूं। मंदसौर शहर में जो नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है, मंदसौर शहर के विकास के बारे में क्या कहेंगे? और बताना, मैं एक एक गिना दूंगा आपको, इसलिए सच बोलना और केवल सच बोलना। क्या राणा जी, मैं तो मेरे जीवन में झूठ का कभी मैंने सहारा लिया नहीं है और झूठ मेरे अंदर है नहीं है। आप कोशिश भी करवाएंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन सच बात यह है कि मंदसौर नगर को और नगर पालिका को यदि आप देखेंगे
तो आज जो इसका स्वरूप हमको दिखता है, क्योंकि मुझे ध्यान है, यदि आप मेरे को राजनीतिक रूप से मेरे से पूछेंगे, तो कोविड के उस कालखंड के बाद और एक दर्दनाक घटना हमारे शहर ने, जब मैं प्रहलाद जी के उस समय से चालू करूंगा, इस शहर ने झेली। और उसके बाद जैसे ही वापस पुनः कांग्रेस की नगर पालिका बैठी, हमारे जो नगर पालिका का जो लोकल बजट होता है वो किस तरीके से प्रभावित हुआ। उसके बाद हमारे राम कोटवानी जी को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने विकास की उस बुनियाद को पुनः चालू करने का प्रयास किया। शहर की कई सड़कें, कई रोड उनके कार्यकाल में बननी चालू हुई। फिर जनता के आशीर्वाद से रमा देवी गुर्जर हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष बनी। और उस कालखंड से जब शुरुआत हुई, तो शहर में चूंकि एक कोरोना का कालखंड निकला, एक दौर ऐसा निकला जिसमें विकास के पहिए को एक तरह से उस समय जाम हो गया था। तो बहुत सारी जनता की डिमांड एक साथ आई, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके प्लानिंग करके शहर की जो बहुत महत्वपूर्ण सड़कें थी उनको प्राथमिकता देते हुए उन सड़क निर्माण का काम चालू किया। शिवनाव पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने शिवना शुद्धिकरण को लेकर, अब उसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, नियमितता अनियमितताएं आ सकती है, लेकिन योजनाएं जब बनती है, डीपीआर जब उनका तैयार होता है, उनका जो नीचे सर्वे होता है, तो उसमें एक टेक्निकल कमिटी जो पूरी इंजीनियर से लगा के सब लोग जैसा अपना एक पूरा उसका पूरा खाका तैयार करते हैं, और वो जब बताते हैं तो वो इतनी बड़ी योजना 36 करोड़ की शिवना शुद्धिकरण को लेकर लगातार शहर में उसका काम चल रहा है। ब्रिज आप देखेंगे, भले वो माननीय सांसद जी की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन वो आज ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज शहर में बनकर तैयार हो गए। कुछ ब्रिजों का काम रुका हुआ है तो उसमें भी राशि आने वाली है। आप मैं आपको मंदसौर जिले के विकास की बात नहीं कह रहा, मैं मंदसौर शहर के विकास को, मंदसौर शहर के विकास से संदर्भित बात नहीं कह रहा हूँ। नगर पालिका के ऐसे 5 विकास, बड़े विकास कार्य बता दीजिए। कहीं सांसद जी की भूमिका नजर है, आपने खुद ने कहा कहीं सांसद जी की भूमिका है, कहीं केंद्र की भूमिका है, कहीं राज्य की भूमिका है। पशुपतिनाथ लोक बन रहा तो राज्य की नगर पालिका को कोई लेना देना नहीं। मंदसौर शहर में आपको लगता है मंदसौर शहर पूरी तरह विकसित हो चुका है, और नहीं तो क्या कमियां है, पहले ये बता दीजिए। राणा जी, कभी भी विकास पूर्ण नहीं होता है। विकास तो नियमित होने वाला काम है। ये तो लगातार हर दौर में नए दौर का विकास की डिमांड आएगी और विकास का काम उस समय चालू है। आज आप यदि बड़ी कोई बात करेंगे तो आज सीवरेज का इतना बड़ा प्लान, नगर पालिका को यदि आपको सही दिशा में भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से और बहुत अच्छे से उसको संचालित करना है, तो निश्चित रूप से उसमें हाई कमान को, हर चीज पे हाई कमान का मतलब कुछ नहीं है। हाई कमान का मतलब है कि हमारा नगर पालिका का अध्यक्ष, सभी के बीच में समन्वय करने वाला हमारा अध्यक्ष, और अध्यक्ष की जानकारी में रख के कोई काम करना मुझे नहीं लगता है कि वो कोई गुनाह है या वो कोई गलत तरीका है। अध्यक्ष की जानकारी में इसलिए होना चाहिए, कोई कर्मचारी हमारा उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, कहीं उस जो चीजें वहां से जारी होने वाली वो सही जगह लग रही कि नहीं लग रही, ये चिंता हम सबको रहती है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि उसको बहुत फेयर तरीके से उन सब व्यवस्थाओं को लागू किया जाए नीचे। एक आखिरी प्रश्न, यातायात में के पार्किंग की, एमओएस की बात, ये आप भी जाके बहुत वर्षों से जानते हैं। इस संदर्भ में सच सच बताओ, क्या सब सही हो रहा है? देखिए राणा जी, ये एक बहुत गंभीर समस्या है इस नगर के लिए, और ये केवल हम नियमों में बांधकर इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, या किसी एक जनप्रतिनिधि के या 10 जनप्रतिनिधि के संकल्पित होने से भी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। ये एक आम समाज में नगर के सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए, एक आम लोगों के जीवन में, जैसे आज हेलमेट को लेकर हम अवेयरनेस नहीं है, आज हम सीट बेल्ट को लेकर अवेयरनेस नहीं है, हम गाड़ी को लेकर बहुत सारे नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो नियमों का पालन जो है वो हमको आम समाज में एक जन जागृति लाते हुए उनको पालन कराने की ओर जागृत करना पड़ेगा। और बहुत सारे काम हमको भी नगर पालिका की तरफ से, हमारी यातायात व्यवस्था, हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से हमको उनको लगातार धीरे धीरे लोगों के आदत में लाने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज को हम एक अंग्रेज कानून की तरह लागू करने की कोशिश करेंगे तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, क्योंकि जनता को धीरे धीरे किसी चीज को सिखाते सिखाते करने से वो व्यवस्था ठीक हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत बड़े काम की आवश्यकता है। यातायात को हमको, क्योंकि जो दुर्घटनाएं होती है उसमें कोई हमारा परिवार का सदस्य, हमारा अपना कोई चला जाता है तो बहुत मन व्यथित होता है। और जब हम शहर में निकलते हैं और शहर में चारों ओर जब जंजाल दिखता है तो भी मन व्यथित होता है। उसको धीरे धीरे करके, आपने देखा होगा अभी शासन ने अभियान चलाया और उसमें सब सहयोगी की भूमिका में सारे जनप्रतिनिधि, सारी नगर पालिका, सब लोग लगे और उसको ठीक करने का एक प्रयास कर रहे हैं, पर उसमें और बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है, मैं मानता हूँ। धन्यवाद धीरज जी, आप यहाँ स्टूडियो में पधारे।
धन्यवाद आदरणीय राणा जी। मित्रों, आप थे धीरज पाटीदार। मैं अगले बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।